डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम फाइनल इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमारा पेपर है फिफ्थ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें मैं आज महेश चंद मीना असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। इससे पूर्व हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसके नेचर्स, उसके स्कोप, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप, इन सब बिंदुओं पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं आज कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना। सबसे पहले हम कैपिटल स्ट्रक्चर में उसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है, कोई भी कंपनी है, उसके लॉन्ग टर्म जितने भी फंड्स हैं, उनके सोर्सेस, उनकी कैपिटल, उनके जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है वो प्राप्त करती है, जिसमें बिजनेस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे पहले हम लेते हैं इसके मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको मालूम है, कैपिटल स्ट्रक्चर का अभिप्राय कैपिटल के लॉन्ग टर्म जितने भी साधन है उसका पारस्परिक रेशियो से मानते हैं। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म बोरोड कैपिटल है, इन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसका तात्पर्य है, इससे ये ज्ञात किया जाता है कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म कैपिटल किन किन साधनों से किस किस रेशियो में घटित की जाए। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले आती है वेस्टर्न एंड ब्राइस के शब्दों में, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द परमानेंट फाइनेंसिंग ऑफ द फर्म रिप्रेजेंटेड बाय द लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, प्रीफर्ड स्टॉक एंड नेट वर्थ। अर्थात पूंजी संरचना किसी फर्म या स्थायी वित्तीय प्रबंध होता है जो दीर्घकालीन ऋणों, प्रेफरेंस कैपिटल और नेटवर्थ इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। अगर हम ले आर.एच. वेसल के अनुसार ले तो कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रयोग प्राय किसी व्यावसायिक संस्था के जो विनियोजित फंड्स है या लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनको दर्शाया जाता है। या और हम सिंपल शब्दों में ले तो C.W. गैस्टनबर्ग के शब्दों में लें तो कैपिटल स्ट्रक्चर से अभिप्राय पूंजीकरण के लिए विभिन्न प्रतिभूतियों के अनुपात को निर्धारित करना है। अर्थात कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द काइंड ऑफ सिक्योरिटीज दैट मेक अप द कैपिटलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन की। अगर बात करें यानी पूंजी संरचना और पूंजीकरण की, तो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटलाइजेशन ये दोनों ही फाइनेंशियल प्लान के पार्ट्स है। कुछ विद्वानों ने दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है, परंतु दोनों में कुछ डिफरेंस है। सबसे पहले हम लेते हैं कैपिटलाइजेशन एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म फंड्स की कुल मात्रा अर्थात उसके आकार का निर्धारण किया जाता है, जबकि क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट यानी पूरी पूंजी संरचना एक गुणात्मक अवधारणा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, इसके अंतर्गत कुल लॉन्ग टर्म फंड्स के जितने भी प्रकार है या विभिन्न प्रकार की जितनी भी प्रतिभूतियां हैं उसके अनुपात को इसमें निर्धारित किया जाता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर शब्द कैपिटल स्ट्रक्चर से अधिक व्यापक है। अर्थात कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत कैपिटल के लॉन्ग टर्म सोर्सेज को ही शामिल किया जाता है, जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंतर्गत कैपिटल के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सभी प्रकार के जो साधन हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। अगर एग्जाम्पल हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कैपिटल, शॉर्ट टर्म रन डेब्ट्स कैपिटल और जितने भी चल और अचल लायबिलिटीज है उसको इसमें शामिल किया जाता है। अगर हम इसको फॉर्मूले में लें तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म फंड्स, अर्थात प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ये कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स, उसमें हम ऐड कर दें करंट लायबिलिटीज, या कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस करंट लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड एसेट्स स्ट्रक्चर यानी पूंजी संरचना और संपत्ति संरचना।
जैसा कि आपको मालूम है, एसेट्स स्ट्रक्चर का आशय समस्त एसेट्स के स्वरूप से है। इसमें जितने भी चल संपत्तियां है यानी करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, इसमें दोनों को शामिल किया जाता है। अगर हम बात करें करंट एसेट्स स्ट्रक्चर को हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं, अर्थात कैपिटल स्ट्रक्चर पूंजी साधनों के उपयोगों का रिप्रेजेंटेटिव करता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइज कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि एक अनुकूलतम पूंजी संरचना किस प्रकार की हो। कोई भी बिजनेस संस्थान है उसकी जो अनुकूलतम कैपिटल स्ट्रक्चर से उसका तात्पर्य है ऐसी प्रतिभूतियों के मिश्रण से है जो संस्था की कैपिटल की लागत को तो न्यूनतम करता है और संस्था के जितने भी शेयर्स हैं उनके जो प्राइस है उसको मैक्सिमम बनाता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अनुकूलतम यानी ऑप्टिमाइज कैपिटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत इस प्रकार का कैपिटल मिक्स निर्धारित किया जाता है जिससे संस्था को उसकी कम से कम लागत चुकानी पड़े और संस्था के जो स्वामी है, ओनर है, उनको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। अब हम ऑप्टिमाइज कैपिटल स्ट्रक्चर को कुछ सिंपलिसिटी के आधार पर या कुछ संक्षिप्त में कुछ बिंदुओं के आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य एक अनुकूलतम पूंजी संरचना में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। सबसे पहला है सिंपलिसिटी यानी सरलता। कोई भी मैनेजमेंट है उसकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैपिटल संरचना को सरल रूप में दिया जाना चाहिए, वह जटिल नहीं होना चाहिए ताकि भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था सरलता से की जा सके। दूसरा है मैक्सिमम कॉस्ट यानी न्यूनतम लागत की हम बात करें तो जितने भी कैपिटल प्राप्ति के जो साधन हैं उनकी लागत एक सी न होकर अलग अलग होनी चाहिए। कुछ साधनों की पूंजी प्राप्त करने में लागत अधिक आती है और कुछ में कम आती है। इसके अतिरिक्त साधनों की जो लागत है उनमें टैक्स में छूट मिलती है, जबकि कुछ फैक्टर्स की कॉस्ट में ऐसा नहीं होता। इसलिए न्यूनतम लागत वाले फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तीसरा इसका जो गुण होना चाहिए एक अनुकूलतम पूंजी संरचना में वो है लोचपूर्ण यानी फ्लेक्सिबिलिटी। अर्थात हम ये कह सकते हैं पूंजी यानी कैपिटल स्ट्रक्चर एक तात्कालिक व्यवस्था न होकर लॉन्ग टर्म व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बिजनेस की कैपिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि कंपनी की बढ़ती और घटती आवश्यकताओं के अनुसार उसमें एडजस्टमेंट किया जा सके। फिर है चौथा जो इसकी विशेषता अनुकूलतम पूंजी संरचना की होनी चाहिए वो है न्यूनतम जोखिम यानी मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। अर्थात इसमें बिजनेस के अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर इन विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के जोखिमों का प्रभाव डालती है। ये जोखिम बिजनेस की कंपटीशन में यानी टैक्स की जो रेट्स बढ़ी हुई है उनमें, परचेजिंग पावर्स के डेप्रिसिएशन में, इंक्रीजिंग ऑफ कॉस्ट में, डिक्रीजिंग इन प्राइस वैल्यूज, इंटरेस्ट रेट, प्राकृतिक प्रकोप आदि हो सकती है जिस पर कंपनी की आय पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य है न्यूनतम जोखिम वाला गुण इसमें समावेश किया जा सके जिससे व्यवसाय सहजता से सहन कर सके। फिर है पांचवा इसका गुण है वो है फुल यूटिलाइजेशन यानी पूर्ण उपयोगिता। अर्थात पूंजी की उपयोगिता पूर्ण होनी चाहिए जिससे पूंजी की मात्रा और उसकी आवश्यकताओं में पूर्णतः कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य बिठाया जा सके और पूंजी का अधिकतम उपयोग हो सके। अर्थात अपर्याप्त कैपिटलाइजेशन अथवा आवश्यकता से अधिक पूंजीकरण के कारण भी दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। कुल मिला के पूर्ण प्रतियोगिता के लिए उचित पूंजीकरण और पूंजी संरचना अनिवार्य होती है। फिर है इसका अगला है मैक्सिमम रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल यानी सामान्य अंश पूंजी पर अधिकतम प्रत्याय होना चाहिए। कोई भी कंपनी है वो वास्तविक स्वामी उसके जो
सामान्य इक्विटी शेयर होल्डर्स है वे ही होते हैं और उनके विनियोगों की वास्तविक जोखिम उठाते हैं। अर्थात पूंजी संरचना का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सामान्य यानी जनरल इक्विटी होल्डर्स को भी इसमें अधिकतम लाभ मिल सके। इसलिए न्यूनतम लागत वाली पूंजी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। फिर है अंतिम जिसका जो गुण है वो है अधिकतम नियंत्रण यानी मैक्सिमम कंट्रोल। कोई भी कंपनी है वो नियंत्रण सामान्यतः अंशधारियों के हाथ में ही रहता है, क्योंकि मत का अधिकार इन्हें प्राप्त होता है और सामान्य जो डिबेंचर्स होल्डर्स है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको मतदान का अधिकार नहीं होता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में इन्हें यह अधिकार प्राप्त हो सकता है। इसलिए संस्था की कैपिटल स्ट्रक्चर इस प्रकार से होनी चाहिए जिससे कंपनी का मैनेजमेंट और उसका कंट्रोलिंग जनरल शेयर होल्डर्स के हाथ में ही सुरक्षित रहे। ऐसा तभी संभव है जब मताधिकार रहित पूंजी तथा मताधिकार वाली कैपिटल का अनुपात ठीक से कॉम्बिनेटेड होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम एक अच्छी अनुकूलतम पूंजी संरचना के गुणों का समावेश कुछ बिंदुओं के आधार पर सरलता से हम समझ सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम आपके सामने इसी टॉपिक में कैपिटल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें हम इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पश्चात हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस की बातें करेंगे यानी पूंजी संरचना के निर्णय के लिए, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ट्रेड ऑन इक्विटी, कैपिटल गेयरिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तीनों ही बिंदु हमारे सिलेबस के आधार पर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।